नमस्कार दर्शकों, दूरदर्शन मध्य प्रदेश के खास कार्यक्रम हेलो डीडी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं श्रीकांत सोनी। जैसा कि आप जानते ही हैं, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपसे जुड़े विषयों को उठाते हैं। आज का हमारा विषय है बेटियों को सशक्त बनाने के लिए विभाग के कार्य। जी हाँ, बेटियों को सशक्त बनाने के लिए भरपूर प्रयास किए जाने चाहिए और हमारी जिम्मेदारी होना चाहिए कि हमें उनको पूजना ही नहीं बल्कि उनको बचाना है और हम सबकी लाडली बनाना है। विभाग इसके लिए क्या कार्य कर रहा है, इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ बहुत खास मेहमान हैं। विषय से जुड़े प्रश्न भी आप हमसे पूछ सकते हैं। हम पहले आपको फोन नंबर बता दें, 075526600049। टोल फ्री नंबर पर भी आप हमें कॉल कर सकते हैं और अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 180023300040। हमारे साथ बहुत खास मेहमान आज मौजूद हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग की संयुक्त संचालक डॉक्टर प्रज्ञा अवस्थी जी। प्रज्ञा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका दूरदर्शन मध्य प्रदेश पर। और जैसा कि बेटियां सशक्त होगी तभी सफलता व मजबूत समाज का निर्माण होगा, किस तरह से आप देखती हैं? आपने बहुत सही बात कही श्रीकांत जी कि जब बेटियां सशक्त होंगी तो समाज सशक्त होगा। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए जो विभाग है, महिला बाल विकास विभाग है, वो काम कर रहा है। बहुत सारी योजनाएं विभाग की ऐसी हैं जो केवल महिलाओं और बच्चों से केंद्रित हैं। जैसा कि आपने कहा कि बच्चियां, तो बच्चियों के सुरक्षा के लिए, उनके जागरूकता के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए, उनके पोषण के लिए और उनको बहुत सारे उनके अधिकारों की जानकारी देने के लिए विभाग बहुत सारी योजनाएं चला रहा है। और इन सारी योजनाओं को जैसे मैं नाम लूँ तो कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ ख़त्म करूँ वाली बात है कि आप सुरक्षा की बात करें तो हमने उसके लिए भी अभियान शुरू किया है। हमने उनकी पढ़ाई के लिए कि ताकि जो गरीब परिवार की बच्चियाँ हैं, यदि वो पढ़ाई शुरू करती हैं तो अपनी पढ़ाई ना ख़त्म कर पाएँ, उसकी योजना है। यदि बालिका के आप स्वास्थ्य की बात करें तो उस बालिका के स्वास्थ्य के लिए कि शुरुआत में वो उसको एनीमिया ना हो, और साथ साथ जब वो किशोरावस्था में आती है तो उसके साथ जो दिक्कतें आती हैं उसको हमने उसके लिए भी बहुत सारी योजनाएं उसके लिए शुरू की हुई हैं। और इसके साथ साथ बालिका अपनी सहेलियों से बहुत अच्छे से बात कर सकती है, तो हम लोगों ने इस तरह के दल भी गठन किए हैं जहां बालिका बच्ची अपने साथ की बच्चियों से बात कर सके। तो इस तरह से उदिता, शौर्या, लाडो, लाडली लक्ष्मी योजना और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस तरह से नाम से हमारी बहुत सारी विभाग की योजनाएं संचालित हो रही हैं। बिल्कुल। प्रज्ञा जी, मैं आपसे ये भी समझना चाहता हूँ कि समाज में बालिकाओं के प्रति सकारात्मक सोच का निर्माण हो, क्योंकि हमने कई स्तर पर देखा है कि भेदभाव होता है, तो उन्हें खत्म करने के लिए किस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं? वाकई जब हम वेबिनार के माध्यम से बच्चियों से बात करते हैं, हमने कोशिश की थी इस दौरान कि बहुत सारी बच्चियों से डायरेक्ट कनेक्ट होने की। तो अधिकतर बच्चियों का यही था कि भेदभाव बहुत होता है, घरों में उनके भेदभाव होता है, स्कूल में भेदभाव होता है, समाज में भेदभाव होता है। तो इन सब को ध्यान में रखते हुए कि भेदभाव उसका कोई उपाय कोई एक चीज़ नहीं है। यदि बच्ची की हम शिक्षा मजबूत करेंगे, उसका स्वास्थ्य मजबूत करेंगे, बच्ची को सशक्त करेंगे, बेटी को सशक्त करेंगे, तो इस तरह की जो सामाजिक कुरीतियाँ हैं, जो भेदभाव हैं और जो उनके लिए जो एक छोटी सोच रखी जाती है, उस सब से हमको मुक्ति मिलेगी। तो हमने आपने सुना होगा, एक पंख अभियान हमने पिछली बार शुरू किया था। और पंख अभियान एक अभियान के तौर पे शुरू किया था। ये कोई विशेष स्पेसिफिक कोई चीज़ नहीं थी, बल्कि विभाग की सारी योजनाओं का एक समावेश था इसमें, जिसमें हमने और क्या इसका उद्देश्य? जी, एक्चुअली पंख अभियान से ये है PANKH। तो P से हमने उसको कहा प्रोटेक्शन, बच्ची की सुरक्षा। तो बच्ची के प्रोटेक्शन की बात हमने उसमें कही और उसमें उनकी सारी चीज़ें जो बच्ची को एक सुरक्षित माहौल देती हैं, सुरक्षा की बात करती हैं, उनके अधिकारों की बात करती हैं, उनके अधिकारों के प्रति उनको जानकारी देती हैं। तो एक बच्ची की सुरक्षा की बात की, जिसको प्रोटेक्शन P कहा हमने। उसके बाद उसमें PAN तो ए में था अवेयरनेस, जागरूकता। बहुत सारी स्कीम सरकार की चल रही हैं, बहुत सारे प्रोग्राम चल रहे हैं, बहुत सारी बातें हम करते हैं, लेकिन यदि बच्ची ही जागरूक नहीं है और उसके पेरेंट्स जागरूक नहीं हैं, उन तक जानकारी नहीं जा रही है, तो हमारे इन सारे कामों की जो बिल्कुल। एक कॉलर है उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से जुड़े हैं, आपसे सवाल करना चाहते हैं। नंद स्वरूप मिश्रा जी, पूछिए अपना प्रश्न। नमस्कार सर, मैं नंद स्वरूप मिश्रा हूँ बाराबंकी से। मैं जानना चाहते हैं, गाँव में जो बेटियों को पढ़ाने पे लोग कम ध्यान देते, लड़कों को नंद स्वरूप जी, आपकी आवाज नहीं मिल रही है, थोड़ा सा आप लाउड बोलिए प्लीज। सिस्टम है, इसको हम गांव में किस प्रकार से हटाएं जिससे बेटियों को आगे बढ़ाने में हमारा वो मदद कर सकें? जी, बेटियों को सशक्त बनाने के लिए समाज किस तरह से मदद कर सकता है?
शायद पढ़ने की बात की, उन्होंने बेटियों को पढ़ाने में या कुछ। हाँ, तो बेटियों मैं को जैसा नंद कुमार जी मैं आपको बता रही हूँ कि बेटी को सशक्त करने में अभी मैं बहुत सारी स्कीम के बारे में भी आपसे बात करूँगी। अभी मैंने एक अभियान की बात करी जिसमें पंख की मैंने बात करी, और उसमें आपका स्पेसिफिक एक्चुअली आवाज़ नहीं आ रही थी। यदि आप शिक्षा की बात पूछते तो मैं शिक्षा की बात करती, आप स्वास्थ्य की बात पूछते, बट अभी मैं जो बता रही हूँ उसमें यह कि अवेयरनेस बहुत सारी स्कीम सरकार की हैं, तो उसमें उनको जागरूक करने के लिए उनको रैली करना, उनके साथ बातें करना, उनके साथ में आंगनबाड़ी में वो आती हैं तो उनको हम जानकारी देते हैं विभिन्न तरीकों से। तो इस तरीके से सरकार के प्रोग्राम के बारे में और योजनाओं के बारे में हम उनको जागरूक करते हैं। तो ये हो गया एक उसका बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हो गया, एक इंपॉर्टेंट घटक हो गया जागरूकता। इसके साथ में पोषण, भेदभाव की आपने बात करी, बच्चियों के साथ बहुत भेदभाव होता है। एक सामान्य सा होता है कि पहले बेटे को खिला दो, बेटी को बाद में खिलाओ, बच्चे को ज़्यादा खिला दो, लड़की को कम खिलाओ, पहले वो हमेशा प्रायोरिटी उसकी। तो पोषण में वो बेचारी हमेशा पीछे रह जाती है, जबकि वो 18 साल उसकी जब शादी की उम्र आती है तो यदि वो पोषित नहीं होगी तो बच्चा उसका कुपोषित होगा। एक बहुत एक लंबी चेन है। तो इस पोषण के लिए भी हमने, और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि जब बच्ची किशोरावस्था में होती है तो उसको उसके शरीर से खून का लॉस भी होता है, खून की कमी भी होती है। तो इन सब चीज़ों को पूरा करने के लिए उसको कौन कौन से न्यूट्रिशन की ज़रूरत है, कौन कौन से पोषक तत्वों की ज़रूरत है, तो इस बारे में भी हमने उस घटक को उस अभियान में शामिल किया कि हमको बच्ची को अवेयर करना है कि तुमको इस दौरान ये चीज़ें खानी चाहिए। फिर PAN हमने बात कर ली। अब आता है उसमें के वही वाली बात है जो नॉलेज की बात है कि ज्ञान उनको देना, और हम उनके साथ में बहुत सारे उनके साथ में हम इंटरेक्शन करते हैं, बातचीत करते हैं। कभी वेबिनार के माध्यम से हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता करती है, सुपरवाइज़र करती है, और इस तरह के सारे प्रोग्राम्स और सारी बातों की जानकारी उस तक पहुँचाना, तो ये इसका एक कॉम्पोनेंट था। और इसके साथ में आखिरी जो कॉम्पोनेंट था हेल्थ वाला बात, कि जब तक स्वास्थ्य की सुरक्षा बच्ची अपनी नहीं करेगी, उसके पेरेंट्स उसके स्वास्थ्य की तरफ ध्यान नहीं देंगे, वो हेल्दी नहीं होगी, तो निश्चित रूप से ना तो वो पढ़ाई कर पाएगी, ना ही वो आगे बढ़ पाएगी, ना ही वो अपना कुछ अच्छा सोच पाएगी, और ना ही वो अच्छा खाना खा पाएगी। तो स्वास्थ्य के प्रति उसको बच्ची को जागरूक करना, तो इस तरह के ये सारे कंपोनेंट जो बच्ची के ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करते हैं, समग्र विकास की बात करते हैं, इन सारे घटकों को शामिल करते हुए विभाग ने एक पंख अभियान शुरू किया था, और जिसमें साल भर हम लोगों ने बहुत सारी गतिविधियाँ चलाई, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत चलाई। जेंडर चैंपियंस हम लोगों ने सोचा कि यदि किसी गांव में या किसी ब्लॉक में कोई बच्ची बहुत अच्छा काम करती है तो उसको एक रोल मॉडल के तौर पे हम उसको चिन्हांकित करें और उनको बताएं कि ये एक जेंडर चैंपियन है, और इससे आप इंस्पिरेशन लेके और उससे बातचीत करके आप अपने भी आगे बढ़ने का सोच सकते हैं। तो इस तरीके से विभाग ने पंख अभियान शुरू किया था। बिल्कुल। प्रज्ञा जी, एक सवाल और था कि आज भी बालिका शिक्षा का जो स्तर है वो बालिकों की अपेक्षा वो कम होता है, तो विभाग इसको बढ़ाने के लिए किस तरह से काम कर रहा है? जी, बालिका शिक्षा की आपने बात कही, तो बालिका शिक्षा का स्तर यद्यपि कम है, लेकिन आपको मैं बताऊं कि NFHS 5 का जो अभी आंकड़ा आया है, 2015 में NFHS 4 के आंकड़े आए थे, और अभी जो आंकड़ा आया है उससे समझ में आता है कि मध्य प्रदेश में बहुत सारी चीज़ों में उनके घटकों में सुधार हो रहा है, और इसी तरह से बालिका शिक्षा के घटक में भी सुधार हुआ है। बालिका शिक्षा को इंश्योर करने के लिए आपने नाम सुना होगा लाडली लक्ष्मी योजना का, जो प्रदेश के एक बहुत ही एक फ्लैगशिप स्कीम है, और उसमें बहुत विभाग काम कर रहा है। ऐसी बच्चियाँ जो पढ़ नहीं पाती हैं, यदि किसी घर में बच्ची पैदा होती है तो पहली बालिका और दूसरी बालिका, बहुत सारे उसमें उसके नियम भी हैं कि दूसरी बालिका के बाद परिवार ने परिवार नियोजन अपना लिया हो, पहली बच्ची को हम ऐसे ही, तो इस तरीके से 2 बालिकाओं को लाडली लक्ष्मी योजना का लाभ दिए जाने का प्रावधान है। उसमें यह है कि बच्ची पैदा होती है तो 1,18,000 रुपये का वर्तमान में आश्वासन प्रमाण पत्र देते हैं, और जब बच्ची 6वीं में जाती है, मैं शिक्षा से इसको बता रही हूँ कि कैसे शिक्षा से जुड़ी हुई है, कि बच्ची जब पैदा होती है तो एक नहीं होता है कि अरे लड़की हुई है, बहुत जगह अभी भी ये होता है कि लड़की हुई है, लड़का बेटा नहीं हुआ, अरे लड़की, तो वो सोच क्योंकि लड़की जो है वो भार मानी जाती है, उसकी पढ़ाई में लगता है माँ बाप को कि हम पैसा लगा देंगे, कल से वो दूसरे घर में चली जाएगी। तो ये चीज़ दिमाग से हटाने के लिए उसमें हमने ये प्रावधान किया, उस सरकार ने उस योजना में प्रावधान किया है, 6वीं 9वीं 11वीं 12वीं इसमें छात्रवृत्ति देने का प्रावधान है, और बच्ची को 2,000 4,000 6,000 6,000 इस तरह की छात्रवृत्ति दी जाती है। तो इस तरीके से शिक्षा को कंपनसेट करने के लिए, उनको एक मदद करने के लिए, इसी तरीके से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना भी भारत सरकार के सहयोग से हमारे यहाँ 42 जिलों में चल रही है, उसमें भी हमने शिक्षा को एड्रेस किया हुआ है।
बिल्कुल आपने एक बात कही कि भार माना जाता है, तो समाज को और माता पिताओं को आप किस तरह से जागरूक करेंगी कि ये सोच को ही हमें बदलना है, तभी तो बेटियां सशक्त होंगी। जी, बहुत अच्छी बात कही कि बेटी अपने आप से कितना कुछ कर लेगी, जब तक माँ बाप उसके उसके साथ नहीं होंगे और वो सोच के साथ नहीं होंगे तो वो कितना अपने आप के लिए आगे आके बढ़ पाएगी। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहती हूँ कि अभी कोविड के दौरान हमारे पास एक बहुत अच्छा मौका था इन बच्चों से और उनके पेरेंट्स से जुड़ने का। तो हमने इनके परिवार में माता पिता से बात की, इनके भाइयों से बात की, बहुत सारे इश्यूज पे, और बच्चों से बात की। तो इस तरीके से इनसे 1-to-1 वार्तालाप हमारा करने का औचित्य ही यही है कि परिवार के जो परिवारजन है, पेरेंट्स है, अभिभावक है, वो अलर्ट हो सके। और वो आपने देखा होगा मध्य प्रदेश के 2 लड़कियां एवरेस्ट पे चढ़ी गई, तो ऐसे इस तरीके से हम उनको जेंडर चैंपियंस बना के उनसे बातचीत करके उनको अवेयर करते हैं कि देखिए सरकार की योजनाएं हैं, लेकिन आपको बच्ची को अब बाहर नहीं समझना है, क्योंकि आज बच्चा, लड़का और लड़की दोनों बराबर हैं। तो ये चीज़ हम उनके साथ में इंटरेक्शन करके बात करके, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हमारी जो है वो इस तरीके से गृह भेंट करती है, जब कहीं समझ में आता है कि कुछ उसको दिक्कत हो रही है किसी परिवार में, गृह भेंट करती है। जो हितग्राही आंगनवाड़ी में आते हैं उनको गाइड करती है। तो इस तरीके से उनको, अभिभावकों को हम कोशिश करते हैं कि उनका माइंडसेट बदले। बिल्कुल, बालिका भ्रूण हत्या रोकने के लिए किस तरह से कार्य किए जा रहे हैं, क्योंकि ये एक गंभीर समस्या है जिस पर बात करना, खुल के बात करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। प्रज्ञा जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि बालिका भ्रूण हत्या एक बहुत ही एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में बात करने में भी लगता है कि ये कैसे हो सकता है, ये तो चीज़ कभी होना ही नहीं चाहिए। तो बालिका भ्रूण हत्या रोकने के लिए, बाल विवाह रोकने के लिए और बच्ची को शिक्षा का अवसर देने के लिए, जैसे मैंने आपको अभी जिक्र किया कि लाडली लक्ष्मी योजना का बहुत बड़ा योगदान है। बहुत 2007 में ये स्कीम शुरू हुई थी, योजना शुरू हुई थी, और इसका बहुत बड़ा योगदान है। और आपको बताऊं मैं कि मैंने आपको जैसा अभी जिक्र किया कि 2021 में जब NFHS 5 का डेटा आया, तो आप जान के खुश होंगे कि सेक्स रेशियो एट बर्थ, यानी जन्म के समय लिंगानुपात, ये माना जाता है कि लिंगानुपात बहुत कम इसलिए होता है कि वन ऑफ द रीजंस इज बालिका भ्रूण हत्या। तो उसमें बहुत सुधार हुआ है। जो NFHS 5 का डेटा था उसमें 927 था SRB यानी जन्म के समय लिंगानुपात, वो अभी 2021 में यानी NFHS 5 के डेटा में वो 29% बढ़ गया है, 956 हो गया है। जी, एक कॉलर है उज्जैन से, लोकेंद्र वर्मा, वो आपसे प्रश्न पूछना चाहते हैं। लोकेंद्र जी, पूछिए अपना सवाल। मैडम सर नमस्कार, और मैडम नमस्कार जी नमस्कार। मेरा प्रश्न, पहला प्रश्न ये है कि ये शिक्षा के अधिकार के तहत जो 25% स्कूल में डिस्काउंट मिलता है गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए, मेरे एक मित्र हैं, उन्होंने उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए कई बार इस विषय की और मतलब फार्म भरा होने के बच्चों को शिक्षित किया जाए, पर वो फार्म हर बार उनका रिजेक्ट हो जाता था। और वो पढ़ा तो रहे बच्चों को, पर अभी 2 साल में कोरोना संकट की वजह से बच्चों की फीस के भर नहीं पा रहे हैं स्कूल में, उसकी वजह से उन दोनों बच्चों की पढ़ाई आगे रुकी हुई है। इस विषय में अगर आप कुछ मार्गदर्शन दें उसके बारे में मुझे बताएं। ठीक ठीक। कई बार होता है कि बालिकाओं के साथ कुछ भी घटनाएं या ऐसी परिस्थिति बनती है, तो क्या कोई हेल्पलाइन नंबर है कि वो आप तक जुड़ सकें, कोई शिकायत कर सकें? हाँ, मैं लोकेंद्र जी की एक बात को पहले एड्रेस कर दूं, हालांकि वो प्रश्न अपने से संबंधित नहीं है। वो जैसा कि आपने शिक्षा के अधिकार की बात की, वो स्कूल शिक्षा विभाग का मैंडेट है और वो देखते हैं, और इस विभाग के अंतर्गत ये नहीं आता है। लेकिन फिर भी आप चाहेंगे तो हमारे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से आप ज़रूर संपर्क कर सकते हैं, वो आपको ज़रूर मदद कर सकती है, क्योंकि उसका लोकल लेवल पे बहुत ज़्यादा उसको जानकारियाँ होती हैं, तो वो स्कूल शिक्षा विभाग के साथ समन्वय करके आपको कुछ इसमें मदद कर सकती है। दूसरा, आपने मुझसे, मैं मिस कर रही हूँ, आपने हेल्पलाइन नंबर के बारे में, शिकायत आपसे कैसे जुड़ सकते हैं अगर कुछ भी समस्या हो? जी, 2 तरह की एक हेल्पलाइन नंबर आप चाहें सभी जो हमारे व्यूअर्स हैं वो नोट कर सकते हैं कि यदि आप महिला हेल्पलाइन की बात करें, यदि किसी महिला को किसी भी तरह की समस्या हो, मैंने जैसे कह रही हूँ किसी भी तरह की, चाहे उसकी पर्सनल समस्या हो, पारिवारिक समस्या हो, किसी भी तरह की उसकी समस्या हो, उसको वो 181, मैं रिपीट कर रही हूँ, 181 181 है, महिला हेल्पलाइन नंबर है, वहाँ आप बात कर सकते हैं। और ये ध्यान रखिए कि जो भी शिकायत वहाँ करेगा, जो भी आप बात करेंगे, आपको काउंसलिंग भी वहाँ पे फ्री दी जाएगी, साथ साथ आपका नाम गुप्त रखा जाएगा, आपकी कोई भी पहचान, आपकी कोई भी आइडेंटिटी उजागर नहीं की जाएगी। तो एक नंबर है वीमेन हेल्पलाइन का 181, और दूसरा नंबर है 1098 जो चाइल्ड हेल्पलाइन का नंबर है 1098। बहुत आसान है नंबर याद रखना, 1098। तो इस तरीके से आप घटते क्रम में 1098 नंबर याद कर सकते हैं। ये चाइल्ड हेल्पलाइन है और वीमेन हेल्पलाइन है 181।
बिल्कुल बाल विवाह रोकने और बेटियों को पढ़ाने के लिए और उनका एक सुरक्षित भविष्य गढ़ने के लिए क्या विभाग की ओर से प्रयास किए जा रहे हैं? जी बाल विवाह रोकने के लिए बहुत पहले 2013-14 के आसपास विभाग ने एक लाडो अभियान शुरू किया था। लाडो यानी जैसा है कि प्यारी सी बिटिया, और उस बिटिया को हम कैसे एक निश्चित उम्र के पहले शादी कर सकते हैं, तो इस तरीके का अभियान शुरू किया था। और ये लगातार विभाग का एक ऑनगोइंग, एक निरंतर चलने वाला एक कार्यक्रम है, जिसमें हम बाल विवाह रोकने के लिए हर साल जो पर्टिकुलर एक कुछ मौके पे जब शादियां होती हैं, वसंत पंचमी कह लें या फिर आप देव उठनी 11 कह लें, या कुछ इस तरीके के जो मौके होते हैं उनमें जब शादियां होती हैं, उसके पहले हमारा विभाग एक पूरा एक कंट्रोल रूम के साथ में, मुहिम के साथ में इसमें आगे आता है और काम करता है। और जब भी बाल विवाह की कोई सूचना मिलती है तो माँ बाप को समझाने के लिए, और उसके बाद पूरा इनका दल बल के साथ हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, विभाग के सुपरवाइज़र और जिलाधिकारी वगैरह इसमें लगे रहते हैं। तो बाल विवाह रोकने के लिए भी पूरा विभाग साल भर प्रोग्राम चलाता है। और आपको आश्चर्य होगा कि बाल विवाह में भी अभी के जो डेटा कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश ने बहुत अच्छी प्रगति की है, यद्यपि अभी बहुत सुधार की ज़रूरत है, बट उसमें भी 10% हम लोगों ने अभी इसमें रिडक्शन किया है, कमी लेकर आए हैं। इसी तरीके से मैं एक योजना का यहाँ जिक्र ज़रूर करना चाहती हूँ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जैसा नाम ही से स्पष्ट है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यानी हमें बेटी को भ्रूण हत्या नहीं करना है, उसको बचाना है और उसको पढ़ाना है। और पढ़ाना कैसे है कि बिल्कुल बराबरी से पढ़ाना है, कोई भेदभाव नहीं करना है, क्योंकि आज बेटा बेटी दोनों समान है। और जितने भी अभिभावक सुन रहे हैं, स्पेशली आप लोगों के लिए है यहाँ मैसेज ये देना चाहती हूँ कि दोनों को बराबरी से ट्रीट करिए और देखिएगा कि बेटी बिल्कुल बराबरी से उतने ही सक्षम और सशक्त होकर निकलेगी। तो इस योजना में हम लोग यही बात को कहते हैं कि जिसमें हम जन्म के समय लिंगानुपात की बात करते हैं, हम उनको पढ़ाने की बात करते हैं, उनके स्वास्थ्य की बात करते हैं, पोषण के लिए बात करते हैं। और इस तरीके से मध्य प्रदेश के 42 जिलों में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत अभियान चला के बहुत सारी योजनाओं का समन्वय किया जाता है। बिल्कुल लाडली लक्ष्मी योजना के बारे में आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये योजनाओं को और आप स्पष्ट करिए कि किस तरह से लाभ मिल सकता है और क्या लाभ दिया जाता है, इसकी पूरी प्रक्रिया क्या होती है? जी देखिए, लाडली लक्ष्मी योजना जैसा मैंने आपको बताया था अभी कि 2007 में शुरू हुई थी, और 1 जनवरी 2006 के बाद जो जन्मी बालिकाएं हैं तो 2 बच्चियों के तक उसमें लाभ देने का प्रावधान है। और 2 बच्चियों के साथ जैसा बहुत सारे उसमें टर्म्स कंडीशंस है जो यहाँ जिक्र करना अभी थोड़ा सा मुश्किल होगा, बट मोटे तौर पे मैं ये बताना चाहती हूँ कि ऐसी फैमिली जो इनकम टैक्स पे ही नहीं हो, आयकर दाता परिवार नहीं है, उनकी 2 बच्चियाँ, पहली बच्ची पे वो ऐसे ही हम लोग लाभ देते हैं, दूसरी बच्ची पे परिवार को परिवार नियोजन का साधन अपना परिवार नियोजन करना होता है, और उस शर्त पे उसको दूसरी बच्ची को भी लाभ देते हैं। लाभ की प्रक्रिया यह है कि जब बच्ची का पंजीयन होता है, पंजीयन आप किसी भी आंगनवाड़ी केंद्र में करा सकते हैं, किसी भी आंगनवाड़ी केंद्र में आप जाकर बता सकते हैं, बच्ची का जो जन्म प्रमाण पत्र दे सकते हैं देके, और आप इनकम टैक्स का जो खुद का प्रमाणीकरण आप दे सकते हैं कि आप आयकर दाता परिवार नहीं हैं, और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता थोड़ा सा वेरिफिकेशन करके उसका वहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराती है। रजिस्ट्रेशन के समय में एक सर्टिफिकेट उसको हम देते हैं जिसको हम लोग कहते हैं आश्वासन प्रमाण पत्र। उस आश्वासन प्रमाण पत्र में लिखा रहता है 1,18,000 रुपए की राशि आपको दी जाएगी। अब ये 1,18,000 रुपए की राशि उस समय नहीं दी जाती है। बेसिक इसका जो मोटिव है, जो उद्देश्य है, वो ये है कि बच्ची की शादी 18 साल से पहले ना हो, अपने पैरों पे खड़ी हो सके, और साथ साथ 12th तक वो पढ़ सके। तभी इसमें ये प्रावधान किया कि जब वो ये सब चीज़ें करेगी तो फिर उसके बाद उसको 21 साल की होने पर 1,18,000 रुपए की राशि दी जाएगी। इसी तरीके से 6वीं में उसमें 2,000 रुपए की स्कॉलरशिप, 9वीं में 4,000 की स्कॉलरशिप, और 11वीं 12वीं में 6,000 की स्कॉलरशिप। इस तरीके से 18,000 रुपए की स्कॉलरशिप बच्ची को दी जाती है। तो ये इसका मोटे तौर पे मैंने जो बताया स्कीम का। और स्कीम की कोई भी जानकारी के लिए आप विभाग का एक पोर्टल है, LLY का पोर्टल है, आप उसमें जानकारी ले सकते हैं। आप पोर्टल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं तो किसी भी गांव की किसी भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के पास जाके आप इस बारे में जानकारी ले सकते हैं। नहीं है तो आप सुपरवाइज़र या महिला बाल विकास विभाग के कोई भी अधिकारी से आप इस बारे में और जानकारी ले सकते हैं। जी बिल्कुल। हाँ प्रज्ञा जी, बालिकाओं की सुरक्षा एक गंभीर मुद्दा है, तो उनकी सुरक्षा, उनकी सिक्योरिटी के लिए किस तरह से प्रयास किए जा रहे हैं, और क्या आप उन्हें जागरूक करने के लिए कुछ कैंप लगाते हैं, उन्हें अवेयर करने के लिए पेरेंट्स को, अभिभावकों को, समाज को? जी बालिका सुरक्षा जैसे पंख अभियान का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट था, उसमें हम लोगों ने पुलिस के साथ बहुत सारे इन लोगों से इंटरेक्शन कराया। सबसे पहले तो मैं शुरुआत करूंगी कि जब हम लोगों ने सुरक्षा की बात सोची कि बच्ची
स्कूल तो जाना चाहती है, स्कूल भी है, बट वो उसको आने जाने में उसको सुरक्षा का डर लगता है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जब हमने वेबिनार की बच्चियों के साथ में, गाँव की बच्चियों के साथ हमने जुड़ के हमने बातचीत की ऑनलाइन, तो हमें समझ में आया कि एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है कि यदि बच्ची सुरक्षित महसूस नहीं करेगी, परिवारजन अभिभावक उसको सुरक्षित महसूस नहीं करेंगे भेजने में, तो उसकी पढ़ाई तो निश्चित रूप से प्रभावी होगी। तो हमने फिर पुलिस के साथ में यहाँ पे पुलिस डिपार्टमेंट के साथ में उनके एक दो हमने इंटरेक्शन कराए और ऑनलाइन क्वेश्चंस उनके साथ में बातचीत कराई। तो ये समझ में आया कि सुरक्षा के बहुत सारे इश्यूज आए। कुछ अंश आप बता सकते हैं? हाँ ज़रूर, कि जैसे बच्चों को ये नहीं पता, बालिका को, कि ईव टीजिंग क्या होती है, लड़कियों के साथ छेड़छाड़ क्या होती है। उन्हें लगता है कि यदि किसी ने उनको टच किया या कुछ किया तभी वो छेड़छाड़ है। नहीं, और क्या क्या चीज़ें छेड़छाड़ के श्रेणी में आती हैं। यदि कोई छेड़छाड़ उनके साथ करता है, कि यदि गलत दृष्टि से देखता है, तो वो भी वो एक ईव टीजिंग है, उसके अगेंस्ट भी उसके विरुद्ध कार्रवाई हो सकती है। किस तरीके से, यदि किसी भी तरीके से यदि लड़की को हरास किया जाता है तो उसके क्या क्या कार्रवाई हो सकती है, नंबर 1। नंबर 2, उसके अधिकार क्या क्या है, कि बाल अधिकार क्या क्या है, कि यदि इस तरह का कुछ होता है तो उसे कहाँ अप्रोच करनी चाहिए, किसके पास उन्हें जाना चाहिए। तो इसके साथ में हमने बाल अधिकार के संदर्भ में इनके साथ बहुत सारी वेबिनार्स की बातें की और सारी मध्य प्रदेश की बालिकाओं को कोशिश की हम उसमें जुड़ें। तो एक तो हमने इनके साथ में ये किया, साथ ही साथ हमने देखा कि जब इसे पता चला कि एक ऐसा लगा कि महिला बालिका सुरक्षा के लिए इनको सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहिए, एक सेल्फ डिफेंस की उनको एक ट्रेनिंग होना चाहिए। तो मैं आपको बताऊं कि पिछले साल मार्च में, 8 मार्च में हमने एक अपराजिता अभियान शुरू किया था, जैसे आपको नाम से समझ में आ रहा होगा, अपराजिता जी। इसमें हमने यही किया कि मध्य प्रदेश की, चूंकि एक कार्यक्रम था, एक अभियान था, हमने शुरू किया कि हमने मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दी और प्रदेश की 21,000 बच्चियों को, जो 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं की बच्चियां थी, उनमें हमने 21,000 बच्चियों को मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दी और अपराजिता उसमें का। उसमें हमने, हमारा प्लान जो आगे ये है कि उस 21,000 बच्चियों में से हमने अच्छे जो मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग, मार्शल आर्ट में 3 था, जूडो, कराटे और एक और मैं भूल रही हूँ, 3 चीज़ें उसमें आती हैं। तो मार्शल आर्ट के तीनों की हमने ट्रेनिंग दी और उसमें उनसे मास्टर ट्रेनर चुन के, जो हमारा प्लान है कि उन मास्टर ट्रेनर्स से हम आगे और ट्रेनिंग कराएंगे, क्योंकि 21,000 नहीं, हमारे तो बहुत सारी बच्चियाँ हैं, तो उन बच्चियों से फिर हम आगे ट्रेनिंग कराएंगे। तो अभी सेकेंड फेज़ होना है। तो एक जो अपराजिता अभियान हमने शुरू किया, अपराजिता ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया था, ये एक बहुत बड़ा एक माइलस्टोन है बालिकाओं के सेल्फ डिफेंस के दृष्टि से। बिल्कुल, एनीमिया एक गंभीर समस्या है बालिकाओं में, तो इसको दूर करने के लिए किस तरह से प्रयास किए जा रहे हैं? जी, लगभग 50% बच्चियां जो होती हैं वो एनीमिक होती हैं, और जैसे ही जब वो किशोरावस्था में प्रवेश करती हैं 12-13 साल की, और जब वो उनको मेंस्ट्रुएशन शुरू होता है, तब उनके शरीर में खून की कमी होती है और तब ये एनीमिया की प्रॉब्लम और बढ़ जाती है। तो सभी बच्चियां जो सुन रही यदि होंगी तो उन्हें पता है कि वो आंगनबाड़ी में जाती हैं, और आंगनबाड़ी में हमारे यहाँ उनको आयरन फॉलिक एसिड देते हैं, किशोर बच्चियों को, उन लड़कियों को आयरन फॉलिक एसिड देती हैं और उसकी डोजेज होती हैं, वो देते हैं। साथ साथ उन्हें इस तरह का शिक्षा भी दी जाती है कि इस दौरान उन्हें क्या क्या खाना चाहिए, क्या क्या नहीं खाना चाहिए। नहीं खाने जैसा तो कुछ है ही नहीं, क्या क्या खाना चाहिए और अपने स्वास्थ्य की देखभाल करनी चाहिए। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है कि एनीमिया के बारे में, एनीमिया जो रिलेटेड है अपने खुद के स्वास्थ्य, खुद के बेहतर स्वास्थ्य से रिलेटेड भी है। तो मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में हमने, कि माहवारी के दौरान कैसे अपने स्वास्थ्य की देखभाल करना और कैसे अपने को स्वच्छ और सुरक्षित रखना, क्योंकि बहुत बीमारियां जो होती हैं वो इस वजह से भी होती हैं। हमने लगातार इनके साथ में 1-to-1 ऑनलाइन बहुत सारे इंटरेक्शन किए, सीधे लड़कियों से बात करिए और बहुत सारे इन्हें बताया कि किस तरीके से वो अपनी सुरक्षा कर सकती हैं और एनीमिया को अपने से दूर कर सकती हैं। बिल्कुल प्रज्ञा जी, जैसा कि नव वर्ष में हम प्रवेश कर चुके हैं, 2022 आ चुका है, तो बालिकाओं को मुख्य धारा में जोड़ने के लिए, विकास की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए विभाग के नवाचारों के बारे में आप बताइए संक्षेप में। जी, बच्चियों के संदर्भ में नवाचार, तो मैं आपको बताऊं कि जो ऑनगोइंग चीज़ें हैं वो तो मैंने आपको जिक्र की हैं, लेकिन एक कोशिश ये कर रहे हैं कि अभिभावक, जो आपने एक बहुत अच्छी बात कही, मेंशन किया है कि अभिभावकों का भी उतनी पार्टिसिपेशन हो। तो इसमें हम प्लान कर रहे हैं कि हम केवल बच्चियों से बात न करें, बच्चियों के हित की बात करने के साथ साथ उनके पेरेंट्स को भी हम इसमें जोड़ें। तो एक तो ये हमारा प्लान है, और साथ साथ आपको मैं बताऊं, मैंने यहाँ जिक्र किया करना चाहूँगी मैं कि शौर्या करके एक हमारे यहाँ शौर्या दल बने हुए हैं। जैसा कि नाम से है कि शौर्या मतलब वीरांगना, तो हमारी बच्चियाँ तो बहुत ही एम्पावर्ड होती हैं। तो उन बच्चियों के हमने मध्य प्रदेश में 19 साल से 45 साल तक की जो महिलाएं, इनके हमने दल बनाए हैं और 19 लाख इसमें जुड़ी हुई हैं महिलाएं और बच्चियां।
जी बिल्कुल। तो बेटियों को हर तरह से सशक्त बनाने के लिए विभाग कृत संकल्पित है, और जैसा कि प्रज्ञा जी ने कहा कि कार्य किए जा रहे हैं और समाज की भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। तो दर्शकों, हेलो डीडी के खास कार्यक्रम में इतना ही। आप जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार। थैंक यू।